क्या आप इतिहास का गणित जानते हैं? इतिहास का गणित एक बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि इतिहास में भी हमें तिथियों को, उनके डेट्स को याद करना पड़ता है। अक्सर बहुत सारे मैचिंग के प्रश्न तिथियों पर आधारित होते हैं और तमाम जो एक प्रत्यक्ष प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वे भी तिथियों पर निर्भर होते हैं। कुछ प्रश्न तो वर्ष के स्थान पर यहाँ तक कि महीना और दिन तक का पूछ लेते हैं। तो इन तिथियों संबंधित जो स्मृति है बहुत परेशान करती है, वह भ्रम भी पैदा करती है, कंफ्यूज भी करती है और उसे याद करना एक मुश्किल होता है, क्योंकि प्रायः लोग इन क्रम में इन तिथियों को, जो क्रोनोलॉजी है, जो घटनाक्रम है तिथियों का, इस क्रोनोलॉजी में परेशान होते हैं। लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं है। इसको याद करने के लिए यदि अभ्यास किया जाए तो इसे आराम से याद किया जा सकता है। अभ्यास सक्रिय होना चाहिए, यानी आप उसे विजुअलाइज करिए, उसको एक ढंग से उसे आप समझिए, देखिए, एवं और अच्छा हो कि उसको एंजॉय करिए, उसका आनंद उठाइए और ऐसा सोचिए कि आप उस युग में जी रहे हैं और उस घटना के से संबंधित हैं। क्योंकि इतिहास का जो भूतकाल होता है वो हमारे वर्तमान में जीवित रहता है। टी.एस. इलियट कहते थे कि जो पास्टनेस है वो प्रेजेंट में होती है। इसे पास्टनेस ऑफ प्रेजेंट, यानी वर्तमान में अतीत का जीवित होना कहते थे, क्योंकि वर्तमान अतीत पर आधारित होता है। तो आइए हम भारतीय इतिहास के वर्तमान जो आधुनिक इतिहास है उसकी कुछ तिथियों को देखें। आधुनिक इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रतियोगिताओं में आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न प्रचुर मात्रा में पूछे जाते हैं। एक तो कारण राष्ट्रवाद का है, चाहे वह दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद हो, चाहे वामपंथी राष्ट्रवाद हो, उसमें वर्तमान जो इतिहास है, वर्तमान काल है या स्वतंत्रता संग्राम है, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, उसके जो प्रथम चरण है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप इसकी जो तिथियां हैं और जो उसके साथ घटनाएं हैं उनके क्रम को बार बार सुने और जिससे वो आपको याद हो जाए। ये जो वीडियो है, ये जितनी बार आप इसे बार बार सुनेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और है कि आप इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनको यदि कहीं उनका उपयोग किया जा सके, यानी बातचीत में उनका उल्लेख किया जाए या कमेंट्स में करके उनका उल्लेख किया जाए, उतना अधिक आपको लाभ होगा। एक आदत बनाइए कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें तिथि लिख करके उससे संबंधित घटना लिखिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे लाभ ये होगा कि ये एक सक्रिय विधि होगी और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगी, आप उसे जो है भूलेंगे नहीं। तो इस ढंग से एक एक्टिव रीडिंग के ढंग से
आप इसको याद करें और जो प्रश्न पूछे जाएं उन पर कमेंट्स करना आप कतई न भूलें। चालू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का है। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक का है, 1919 यानी जालियांवाला बाग कांड। तृतीय चरण 1919 से 1947 तक का है, यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता तक का। प्रथम चरण 1885 से 1905। 1885 दिसंबर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में कांग्रेस की स्थापना। तो 27 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक एक रिटायर्ड ICS A.O. ह्यूम थे, वे अंग्रेज थे। वायसराय उस समय डफरिन थे और प्रथम अध्यक्ष भारतीय बंगाली क्रिश्चियन व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, दिसंबर 1885। 1893 में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के अग्रदूत थे। गांधी जी के पहले सबसे बड़ा वर्चस्व बाल गंगाधर तिलक का था। तो तिलक महाराज ने 1893 में गणपति महोत्सव प्रारंभ किया था। 1895 में तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था और महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की परंपरा अब भी सक्रिय है। महाराष्ट्र में शिवाजी को बहुत ही गौरव से उनका नाम लिया जाता है और गणपति एक वहाँ आम लोगों के देवता हैं। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। अब आपको ये बताना है कि 1896 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार तथ्य समझ में आएगा। आजकल वंदे मातरम का एक समुदाय विशेष के कुछ लोग बहुत विरोध करते हैं कि ये सेकुलर नहीं है। तो इस संबंध में उस समय के अध्यक्ष का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर 1896 कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम का गायन। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम किस उपन्यास का एक गीत है। और एक चीज़ और बताइएगा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है। अब कांग्रेस से संबंधित तथ्य कुछ देख लें। एक तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887। तो 1887 बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम इंग्लिश कांग्रेस अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर इंग्लिश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज यूले थे 1888 प्रथम इंग्लिश कांग्रेस अध्यक्ष। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। 1896 वंदे मातरम का गायन, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन। 1906 में फिर कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा
स्वराज शब्द का उपयोग, यानी 1906 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उपयोग किया था, उल्लेख किया था। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, यानी कांग्रेस की सूरत को सूरत अधिवेशन ने खराब कर दिया था 1907। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जन मन गण का गायन, यानी 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जन मन गण का गायन हुआ था पहली बार। 1920 कलकत्ता अधिवेशन, गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। 1920 कलकत्ता अधिवेशन, गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। 26 दिसंबर 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 26 दिसंबर 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट बहुत महान नाम है, आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी, एक कमेंट में लिखकर आप बताएंगे। एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी, किस समाज सुधार की घटना से संबंधित थी, जिसका मुख्यालय अडयार में है। 1925 कानपुर, सुश्री सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो 1925 में महान कवयित्री सुश्री सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसमें 2 प्रश्न आपको बताने हैं। सरोजिनी नायडू के भाई साहब भी बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक थे, उनका नाम क्या है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, सुश्री सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद एक प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी, वह प्रदेश कौन सा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। और एक क्वेश्चन और आप बता दीजिएगा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर से सुनिए, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय के अध्यक्ष थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब देश को स्वतंत्रता मिली, कौन अध्यक्ष था, जेबी कृपलानी। 1887 मद्रास अधिवेशन, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। एक आंसर दीजिएगा, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है और इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किन नदियों के किनारे बसा हुआ है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर घोष शब्द पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर रास बिहारी घोष सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। 1920 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और 1920 में नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था। धन्यवाद।